हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है काजल और हम पढ़ रहे हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स का थर्ड लेक्चर है। आई होप आपने पहला 2 लेक्चर देखा होगा, ठीक है? तभी इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। आज हम पार्ट थर्ड को शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया था। आज का जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे डिजीज़ या डिसऑर्डर बाय डिफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स। डिजीज़ और डिसऑर्डर बाय डिफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स में न्यूट्रिएंट का जब डेफिशिएंसी हो जाता है तो उससे क्या डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर देखने को मिलता है प्लांट्स में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन का डिफिशिएंसी होने से क्या डिजीज़ और डिसऑर्डर प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है? तो सबसे पहला जो डिजीज़ है वो है रेड लीफ इन कॉटन, ठीक है? रेड लीफ इन कॉटन जो होता है वो हमारा नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है। दूसरा है बैड ओपनिंग इन कॉटन बॉल। आपने देखा होगा कॉटन का जो बॉल होता है वो ओपन होता है तभी तो कॉटन मिलता है ना, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से बैड ओपनिंग इन कॉटन बॉल देखने को मिलता है। तीसरा है जनरल स्टार्वेशन एंड फोर्थ इज फायरिंग इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। फायरिंग इन फ्रूट्स वेजिटेबल एंड सीरियल्स में क्या होता है कि आपको बर्निंग टाइप दिखेगा। जैसे हम फायरिंग बोलते हैं ना, गोली लगने पे जो जल जाता है, जला हुआ टाइप का जो दिखता है, वैसा सिम्टम आपको फ्रूट वेजिटेबल और सीरियल्स के लीव्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे फोस्फोरस। फोस्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो पहला है पर्पल कलरेशन इन मेज, ठीक है? लीफ जो है वो हमारा पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है? सेकंड है सिक्कल लीफ, ठीक है? सिक्कल शेप का लीफ हो जाता है। सिक्कल आपको पता है ना, हसुआ जो होता है इस टाइप का, उस टाइप का लीव्स हो जाता है, ठीक है? तो सिक्कल लीव्स हो जाते हैं फोस्फोरस की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है पोटेशियम की डेफिशिएंसी से, तो फायरिंग इन टोबैको प्लांट्स, फायरिंग टाइप का हो जाता है टोबैको प्लांट्स में। पोटैटो रॉट होता है और कॉटन विल्ट होते हैं, ठीक है? पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आप सब ने पढ़ा होगा ब्लॉसम इन रॉट इन टोमेटो। टोमेटो में जो ब्लॉसम इन रॉट जो हो जाता है कैल्शियम की कमी से हो जाता है, ठीक है? सेकेंड है बिटर पिट इन एप्पल। एप्पल का जो टेस्ट बिटर टाइप का होता है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। थर्ड इज टिप हुकिंग इन टोबैको, कॉलीफ्लावर और शुगर बीट, ठीक है? नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, सैंड ड्रोन इन टोबैको और अकोची इन राइस होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज बोरन। बोरन की डेफिशिएंसी से हर्ट रॉट इन शुगर बीट होता है। हैन एंड चिकन इन ग्रेप, ब्राउन हर्ट ऑफ टर्निप, मैंगो मालफॉर्मेशन, कॉकिंग कोर इन एप्पल, इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ आंवला, ठीक है? ये सारे हमारा बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। आपने बोरोन की डेफिशिएंसी से फ्रूट क्रैकिंग होते हुए भी देखा होगा, बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो ये सारे डेफिशिएंसी जो है वो हमारे बोरोन की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं, ठीक है? ये जो भी जितने सारे भी डेफिशिएंसी मैं आपको बता रही हूँ ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए लेक्चर को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर की डेफिशिएंसी से टिप येलो इन टी। टी का जो लीव्स होता है ना, उसका जो टिप पोर्शन होता है ये आपको येलो येलो टाइप का दिखेगा, ठीक है? तो ये हमारे सल्फर के डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक्जेंथमा इन सिट्रस, डाईबैक इन फ्रूट ट्रीज, रिक्लेमेशन डिजीज इन सीरियल्स, स्टेम मेलोनोसिस इन वीट, ठीक है? ये सारे जो डेफिशिएंसी हैं ये हमारे कॉपर के डेफिशिएंसी से होते हैं, ये सारे डिजीज या डिसऑर्डर, ठीक है? नेक्स्ट है जिंक। जिंक की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन जो है खैरा डिजीज इन राइस। आप सब ने पढ़ा होगा खैरा डिजीज जो है वो हमारे जिंक के डेफिशिएंसी से होता है राइस प्लांट में, ठीक है? नेक्स्ट जो है वाइट बर्ड इन मेज, फ्रेंचिंग इन ट्रीज, लिटिल या मॉटल लीफ ऑफ सिट्रस, लिटिल या लीफ रूट सेटिंग इन कॉटन, ठीक है? ये सारे जो है वो हमारे जिंक के डेफिशिएंसी के सिम्टम है, ठीक है? नेक्स्ट है मैंगनीज। मैंगनीज की डेफिशिएंसी से ग्रे स्पेक इन ओट, पहोला ब्लाइट इन शुगर केन, मार्श स्पॉट इन पी, स्पेक्कल्ड येलो इन शुगर बीट और बिपटेल इन मस्टर्ड और कॉलीफ्लावर। ये कॉमन एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है? तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरीन। क्लोरीन की डेफिशिएंसी से डाउनी मिल्ड्यू इन मिलेट्स, ग्रे लीफ स्पॉट इन कोकोनट, टकाली और कॉमन रॉट इन व्हीट और फोर्थ है स्टॉक रॉट इन मेज। ये हमारा क्लोरीन के डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो थोड़ा सा अलग डेफिशिएंसी माना जाता है, ठीक है? ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो।
आपने देखा होगा आलू के अंदर ब्लैक ब्लैक टाइप का हो जाता है, ठीक है, वो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी से हमारा ये सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम ह्यूमन के केस में है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो हमारा नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्विंकल लीफ इन कॉटन। तो लीफ, ट्विंकल लीफ जो होता है हमारा कॉटन में, वो हमारा एक्सेस ऑफ मैंगनीज के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करें तो ग्रीन ईयर डिजीज इन बाजरा, बाजरा में जो ग्रीन ईयर का फॉर्मेशन होता है वो हमारा एक्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के ज़्यादा होने से होता है, ठीक है। तो ये सारे डिजीज़ और डिसऑर्डर थे रिलेटेड टू प्लांट्स विद द डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको, ये आपको एज इट इज़ याद करना है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये इतना इनफ है एज अ नोट्स, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके और याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में उनको चाहिए होता है, ठीक है, प्लांट्स को, तो उनको हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स जो टर्म है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो टर्म है वो हमारा निकोलस ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? निकोलस ने दिया था, निकोलस ने दिया था 1961 में, ठीक है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म जो है वो हमारे निकोलस ने दिया था 1961 में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अवेलेबल हो सकता है प्लांट को। मेटाबॉलिक ये डायरेक्टली रूट से भी मिल सकता है और इनडायरेक्टली भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें आपके इसेंशियल भी आ जाएंगे, इसेंशियल जो हम 17 न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, इनके अलावा ये हमें डायरेक्टली मिलते हैं प्लांट से। इनके अलावा जो इनडायरेक्टली प्लांट को मिलते हैं वो है सिलिकॉन, वेनेडियम, सोडियम और कोबाल्ट, ठीक है। मैं आपको एक बार अच्छे से इसको दिखा देती हूँ लिख के। हमने बोला कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्लांट को चाहिए होता है, ठीक है। इसमें हमारे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इसेंशियल जो हमारे 17 हैं जो कि प्लांट्स को डायरेक्टली मिलते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नॉन इसेंशियल ये भी हमारे इसेंशियल की ही कैटेगरी है, ठीक है, ये भी हमारे इसेंशियल की ही कैटेगरी है, लेकिन ये प्लांट को इनडायरेक्टली मिलता है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली मिलते हैं प्लांट को, और जो कुछ ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को इनडायरेक्टली मिलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है सिलिकॉन, वेनेडियम, सोडियम एंड कोबाल्ट। ये चार जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट, ये हैं तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन प्लांट इनको इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है। तो 17 जो थे वो आपको डायरेक्टली मिल रहे थे, और 17 जो है डायरेक्टली मिल रहे थे, और 4 ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली मिल रहे हैं। मतलब कि टोटल 21 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म्स जो है वो हमारा निकोलस ने दिया है 1961 में। फंक्शनल न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट मेटाबॉलिज्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को डायरेक्टली भी मिलते हैं और इनडायरेक्टली भी मिलते हैं। डायरेक्टली जो मिलते हैं उनको हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं जो कि 17 है। इनडायरेक्टली जो मिलता है प्लांट को उसमें हमारे सिलिकॉन, वेनेडियम, सोडियम एंड कोबाल्ट आता है, ठीक है। तो टोटल हमारा 17 + 4 टोटल 21 न्यूट्रिएंट्स हो गए जो कि हमारे फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वासी और एपेरेंट इसेंशियल, ठीक है। क्वासी और एपेरेंट इसेंशियल का मतलब होता है कि ये जो है वो सिर्फ कुछ क्रॉप्स के लिए ही इसेंशियल हैं, ठीक है, कुछ क्रॉप्स के लिए ही ज़रूरी माने जाते हैं, ये सारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्वासी और एपेरेंट का ही मतलब होता है कि कुछ, ठीक है, हिंदी में बोले तो कुछ, मतलब कुछ के लिए ही चाहिए, ठीक है।
पार्शियल इसेंशियल जिसको बोल सकते हैं, मतलब पार्शियल ही चाहिए, ठीक है। तो क्वासी और एपेरेंट इसेंशियल जो होते हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसेंशियल ओनली फॉर फ्यू क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स के लिए ही इसेंशियल माने जाते हैं। ये जो टर्म है वो हमारे दिया है एप्स्टीन और ब्लूम ने, ठीक है। किसने दिया है? एप्स्टीन एंड ब्लूम। एप्स्टीन और ब्लूम ने ये टर्म दिया है, ठीक है। ये हमारे इसेंशियल, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्यू क्रॉप्स के लिए इसेंशियल माने जाते हैं। जैसे कि हम बात करें सिलिकन, सिलिकन जो है वो हमारे राइस के लिए, शुगर केन के लिए, मेज़ के लिए, इन सब के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे क्रॉप्स के लिए इसेंशियल नहीं होते हैं। उसी तरीके से सोडियम जो है ये हमारे शुगर बीट के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है, ठीक है। शुगर बीट के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कुछ क्रॉप्स के लिए ही ज़रूरी होते हैं, तो इनको हम क्वासी या फिर एपेरेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी आप सब लोग जानते होंगे। न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी का मतलब है कि हम प्लांट को कितना दे रहे हैं, मतलब इनपुट कितना है और उससे हमें प्रोडक्शन कितना मिल रहा है, ठीक है। मतलब कितना हम उसको न्यूट्रिएंट दे रहे हैं और उससे हमें प्रोडक्शन कितना मिल रहा है, उसको हम न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी जो होता है वो अलग न्यूट्रिएंट का अलग परसेंटेज में है, ठीक है। जैसे कि NPK, इसके अलावा सल्फ़र और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन की, अगर नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी की बात करें तो ये हमारा 50 to 60% होता है, 50 to 60% होता है, ठीक है। फॉस्फोरस की बात करें तो 10 से 30% नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है फॉस्फोरस की। पोटेशियम की बात करें तो लेस देन 40% नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है। उसी तरीके से सल्फ़र का 10 to 12% है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 3 to 5%, ये कम भी चाहिए होते हैं प्लांट को और इनका देखिए नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का मतलब डिफरेंट NPK का डिफरेंट नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे कम नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी किसका होता है तो वो हमारा राइस का होता है, ठीक है। राइस का नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी सबसे कम होता है 28 to 32%, ठीक है। ये आपको याद रखना है कितना होता है, 28 to 32%, ठीक है। क्रॉप के केस में राइस का सबसे कम होता है और यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का भी नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये तो था न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी, मतलब कि कितना प्लांट यूज़ करती है, ठीक है। अब अवेबिलिटी कितना होता है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स का अवेबिलिटी कितना होता है या कौन से pH पे होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो है वो हमारा, इसका अवेबिलिटी 6.5 to 7.5 pH पे होता है, ठीक है। 6.5 to 7.5 pH पे नाइट्रोजन ईजिली अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। फॉस्फोरस का अगर देखें तो फॉस्फोरस का 6 to 6.5 pH पे ये ईजिली अवेलेबल होते हैं। पोटेशियम 6.5 to 8 pH पे ईजिली अवेलेबल होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एसिडिक pH पे ईजिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मोलिब्डेनम की बात करें तो मोलिब्डेनम जो है ये हमारा हाई pH पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स के अवेबिलिटी थे कि किस pH पे कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू रूट सरफेस। अब न्यूट्रिएंट्स तो रूट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है प्लांट तक, प्लांट के रूट तक वो कैसे पहुंच रहा है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा रूट के सरफेस तक दो प्रोसेस से होता है। पहला है सॉइल सॉल्यूशन थ्योरी, दूसरा है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। सॉइल सॉल्यूशन थ्योरी का मतलब है कि सॉइल में हमारा वाटर के थ्रू मूव करेगा, ठीक है। तो वाटर के थ्रू मूव करेगा तो ये दो तरीके से मूव करता है। एक है हमारा मास फ्लो से और दूसरा है हमारा डिफ्यूजन से, ठीक है।
आपने सबने सुना होगा प्रेशर क्रिएट होता है डिफ्यूजन में, उसके थ्रू हमारे वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो मास फ्लो में आपका नाइट्रोजन और मैग्नीशियम इनका मूवमेंट होता है। उसी तरीके से डिफ्यूजन में आपका पोटेशियम और कैल्शियम का मूवमेंट आसानी से होता है, ठीक है। और दूसरा है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी में हमारा कैल्शियम का आसानी से मूवमेंट होता है। ये हमारा होता है बाय रूट इंटरसेप्शन, ठीक है, बाय रूट इंटरसेप्शन में होता है। और इसमें इस थ्योरी से बहुत कम वाटर ही मूव कर पाता है, ओनली 1 to 2% ही किया जाता है, ठीक है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉइल सॉल्यूशन थ्योरी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा मास फ्लो से होता है न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट रूट के सरफेस पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होता है। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है ये हमारा इसेंशियल कंपोनेंट होता है एमिनो एसिड का, ये सबको पता है, ठीक है। ये हमारे सकुलेंसी ऑफ प्लांट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे अर्ली वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, मैच्योरिटी डिले हो जाता है, ठीक है। इट प्रमोट्स अपटेक ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बाय प्लांट्स। ये क्या करता है, फॉस्फोरस और पोटेशियम के अपटेक को इंक्रीज कर देता है प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी ऑफ फॉडर एंड वेजिटेबल आर प्रोड्यूस्ड। अगर नाइट्रोजन आप ज़्यादा दोगे तो इससे क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो फॉडर हमारा वेजिटेटिव पार्ट ही तो होता है, तो फॉडर और वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है नाइट्रोजन जब आप ज़्यादा देते हो, ठीक है। बात करेंगे फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस को देने से क्या होता है, तो सबसे पहला इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स के इसेंशियल कंपोनेंट्स फॉस्फोरस होता है, विच आर रिलेटेड इन ट्रांसलोकेशन ऑफ एनर्जी इन कार्बोहाइड्रेट, फैट, मेटाबॉलिज्म एंड रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये एनर्जी ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है, फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, और प्लांट के रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। फॉस्फोरस का मेजर रोल होता है। सेकंड जो है ग्रेट रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर। एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर में फॉस्फोरस का ग्रेट रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है। थर्ड इज हाई नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स क्रॉप। फॉस्फोरस जब आप ज़्यादा देंगे ना तो आपका नोड्यूल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा लेग्यूम क्रॉप में, जिससे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम ज़्यादा डालने से क्या होता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल, ठीक है। प्रोटीन और क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होने में, मतलब बनने में हेल्प करता है। सेकेंड है इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फूड मटेरियल। प्लांट जो भी फूड मटेरियल तैयार करती है उसका ट्रांसलोकेशन में पोटेशियम हेल्प करता है, ठीक है। हायर अवेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन और फोस्फोरस। नाइट्रोजन और फोस्फोरस का अवेबिलिटी भी इंक्रीज कर देता है पोटेशियम। फोर्थ इज हाई साइज ऑफ रूट और ट्यूबर। रूट और ट्यूबर का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि आप पोटैटो में देखे होंगे उनका ट्यूबर का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पोटेशियम के अवेबिलिटी से। फिफ्थ इज मेक्स प्लांट मोर टॉलरेंट टू ड्राउट अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज, ठीक है। ये प्लांट को थोड़ा हार्डी बनाता है ताकि वो ड्राउट को, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के अटैक को रेजिस्ट कर पाए, ठीक है। सिक्स्थ जो है वो आपका वो मेजर रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग में भी पोटेशियम का मेजर रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, इट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। सेकेंड इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का इसेंशियल कंपोनेंट होता है कैल्शियम, जैसे कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ठीक है, उसका सेल वॉल। सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन में भी इसका हायर रोल होता है। और हायर CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये हाई होता है कैल्शियम के अवेबिलिटी से, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अवेबिलिटी से क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अवेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। और ये हमारा फॉस्फोरस कैरियर इन प्लांट, फॉस्फोरस का प्लांट में कैरियर के रूप में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर। तो सल्फर जो है वो हमारा हाई ऑयल कंटेंट में हेल्प करता है। इससे हमारा ऑयल का कंटेंट हाई हो जाता है, ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है इससे, कोएंजाइम A, बायोटिन, विटामिन B12, ग्लूटाथायोन S ट्रांसफेरेज एंड ग्लूकोसाइड इन मस्टर्ड, इन सब का फॉर्मेशन भी होने लगता है, सिंथेसिस होने लगता है, ठीक है।
सेकेंड इज पंजेंट अडर इन ओनियन एंड गार्लिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड। आपने पढ़ा है कि सल्फर कंपाउंड की वजह से जो स्मेल होता है अनियन और गार्लिक में, ऑर्डर जो होता है वो हमारा पंजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगनीज। तो मैंगनीज के अवेलेबिलिटी से ये क्या करता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम जो होता है ये हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नाइट्रेट रिडक्टेज का, नाइट्राइट रिडक्टेज का, नाइट्रोजिनेज का, डिहाइड्रोजिनेज एंड सल्फेट ऑक्सीडेज का, ठीक है, ये इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जिंक। तो जिंक जो है वो हमारा सिंथेसिस ऑफ IAA, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ GA3 जिब्रेलिक एसिड और सिंथेसिस ऑफ आयरन, इनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोरोन। बोरोन जो है ये हमारा नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर और स्टार्च एंड फॉस्फोरस, ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है शुगर और स्टार्च का, और ये हेल्प्स करता है रूट डेवलपमेंट में, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट निकल की बात करें तो निकल जो है ये हमारा इसेंशियल कंपोनेंट होता है यूरिएज एंजाइम का। यूरिएज एंजाइम का इसेंशियल कंपोनेंट जो है वो हमारा निकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिडन हंगर। अब ये हिडन हंगर क्या होता है, ये एक अलग टर्म है जो मैं आपको बता रही हूँ। हिडन हंगर जो होता है इसमें क्या होता है कि हमारा इल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इल्ड रिड्यूस हो जाता है लेकिन डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं देखने को मिलता है प्लांट में, ठीक है। मतलब आप डेफिशिएंसी सिम्टम देखोगे ही नहीं तो फिर आपको लगेगा कि प्लांट तो ठीक है लेकिन इसका इल्ड जो है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लग्जरी कंजप्शन। लग्जरी कंजप्शन का मतलब है कि प्लांट को हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट अपटेक भी कर रहा है, ठीक है, रेगुलर न्यूट्रिएंट मिल रहा है प्लांट को लेकिन फिर भी उनका इल्ड इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लांट को रेगुलर न्यूट्रिएंट मिल रहा है लेकिन फिर भी उनका इल्ड में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, उनका इल्ड इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इनको हम बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन, ठीक है। अब मैं आपको इस ग्राफ के हेल्प से बताऊंगी कि हिडन हंगर और लग्जरी कंजप्शन कैसे देखते हैं ग्राफ में, ठीक है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा न्यूट्रिएंट है और यहाँ पे हमारा इल्ड है, ठीक है, ये हमारा इल्ड है और यहाँ पे हमारा न्यूट्रिएंट शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है यहाँ पे ये हमारा जो है ये हमारे डेफिशिएंसी जोन होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लांट का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट जो होता है यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इल्ड जो है वो हमारा बहुत रिड्यूस हो रहा है लेकिन डेफिशिएंसी जोन यहाँ तक था, डेफिशिएंसी जोन यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा इंक्रीज, यहाँ से हमारा हिडन हंगर के बाद से हमारा इल्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे हिडन हंगर लिखा हुआ है, जहाँ पे हमारा इल्ड जो है वो इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, इल्ड हमारा रिड्यूस हो जाता है लेकिन डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा इल्ड इंक्रीज हो रहा है, फिर ये जाके कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यहाँ से हमारा इल्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जहाँ पे हम न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो यहाँ पे हमारा टॉक्सिसिटी हो जाता है, तो ये हमारा टॉक्सिक जोन है, ठीक है, टॉक्सिक जोन है। यहाँ पे ये हमारा सफिशिएंसी जोन है, यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इल्ड होता है और न्यूट्रिएंट भी सफिशिएंट मिल रहा है, तो इसी को हम लग्जरी कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लग्जरी कंजप्शन में क्या है, न्यूट्रिएंट तो रेगुलर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इल्ड इंक्रीज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इल्ड कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, तो ये हमारा लग्जरी जोन है, ये हमारा सफिशिएंसी जोन है, ये हमारा डिफिशिएंसी जोन है और ये हमारा हिडन हंगर है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ, इससे आपको हिडन हंगर और लग्जरी कंजप्शन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट का ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट का ग्राफ है। अगर आपसे माइक्रो न्यूट्रिएंट का ग्राफ पूछा जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो ग्राफ होता है वो आपका ये शेप में होगा, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल पैराबोला शेप में होगा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपका कैसा है, पहले सडन यहाँ डिक्रीज है, डिफिशिएंसी जोन है, फिर आगे जाके इल्ड कांस्टेंट हो गया है, फिर आपका इल्ड रिड्यूस हो रहा है, जब आपका न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है तो प्लांट में टॉक्सिसिटी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आज हमने जो भी पढ़ा वो आपके सारे याद करने वाले टर्म्स थे, ठीक है। ये आपको ये जो भी आपको मैंने आज पढ़ाया है ये नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है।
तो इनको आपको याद करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते भी हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने अपना प्लांट न्यूट्रिएंट्स टॉपिक ख़त्म कर लिया है। 3 पार्ट में हमने इसे पढ़ा है। ठीक है, आई होप आपने तीनों वीडियो को ज़रूर देखा होगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।